हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अमरीश एकेडमी पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम सभी लोग अमरीश एकेडमी पर ज्योग्राफी का पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे और इसी के साथ साथ हम लोग अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की भी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही आगामी आने वाले समय में हम लोग हिंदी, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान इत्यादि विषयों का भी इस पे अभ्यास कराया जाएगा। तो वर्तमान में आप भूगोल सीरीज लॉन्च किया गया है, तो आप सभी परीक्षार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और कामगार साबित होगा कि यह एक गागर में सागर भरने वाला भी काम होगा और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम सभी लोग एक MCQ मतलब आप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसा कि इस बार BA सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होंगे, तो 75 नंबर का आपका 75 नंबर के और 75 क्वेश्चन होंगे और इस 75 क्वेश्चन जो होंगे वह ऑब्जेक्टिव होंगे और उस ऑब्जेक्टिव में 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प में केवल एक ही आपका उत्तर सही होगा। तो हम लोग उसी को आप देखते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं भूगोल के पहली यूनिट से, और पहली यूनिट में ही हम लोग देखते हैं यह मानव भूगोल की सीरीज लॉन्च हुई है और पहले यूनिट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरुआत करते हैं। तो ये हम लोग क्वेश्चन के सिलसिला को शुरू करते हैं और हम लोग कम कम करके मतलब 75 क्वेश्चन के लिए हम लोग लगभग 7500 क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। तो 7500 क्वेश्चन में आप अभ्यास करते हैं तो परीक्षा में स्वाभाविक सी बात है 75 क्वेश्चन तो आराम से ही आएंगे। और ऐसा होगा अभ्यास करने से इतना आप मथ जाएंगे कि 75 क्वेश्चन वो जो आएंगे आपको इतना ईजिली समझ में आएगा और आप अधिक से अधिक मार्क्स लाने में सफल भी रहेंगे। और यह ध्यान दीजिएगा, ये जो विकल्प वाले प्रश्न होंगे, इस विकल्प वाले प्रश्नों में 4 विकल्प होंगे और 4 में से एक ही विकल्प आपका सही होगा जिस पर आपको टिक लगाने हैं। और ये अभी आपको मार्कशीट भी दिखाई जाएगी। वो मार्कशीट पर आप कैसे भरेंगे तो ये भी आपको दिखाया जाएगा। तो अभी हम वर्तमान में प्रश्नों को लेते हैं और उसमें से जो सही उत्तर है उसको हम लोग देखते हैं कौन सही उत्तर होगा। तो आइए हम सभी लोग मिल करके एक साथ इस प्रश्नों का एक सीरीज है, इसे अभ्यास करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 पर हम लोग आते हैं। लिखा गया है, पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव किस समय हुआ। हम लोग जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में पृथ्वी की उत्पत्ति में उपग्रह, जितने भी ग्रह उपग्रह उल्कापिंड दुग्ध मेखला हैं, इसमें भी जितने भी जन्म हुए हैं सभी का एक निश्चित समय हुआ है। और जैसा कि हम लोग एक टॉपिक है जूलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय मापनी, उसमें हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं, कोसी-DCP ट्रिजुकी ऐसा ट्रिक है। इसके माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कौन कौन सा किस समय में है, किस काल में है। इसे हम लोग महाकाल, कल्प, युग इत्यादि भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं, इयोन, ठीक है ना। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न को ध्यान में देखते हैं और ध्यान से पढ़ते हुए सही उत्तर चुनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो यह सीरीज आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाते हुए कार्य करेगा। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव किस समय हुआ। पाषाण काल में, इओसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो पाषाण काल आप जानते ही हैं, पाषाण काल बहुत पुराना काल है, ये आप जानते हैं। लेकिन मानव का जन्म कब हुआ तो हम लोग देखेंगे, मानव का जो जन्म काल है वह होता है प्लीस्टोसीन काल में, ठीक है ना। किसमें होता है भाई, प्लीस्टोसीन काल में। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रावस्था में जन्म एवं मृत्यु दोनों दरें ऊंची होती हैं। जी हाँ, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। आइए भाई ध्यान देते हैं हम लोग, निम्न में से किस अवस्था में मानव का जो जन्म और मृत्यु दोनों ऊंची दरें होती हैं। लिखा नंबर 1, उच्च अवल प्रावस्था में,
आगे लिखा हुआ है उच्च अचल प्रावस्था में। दूसरा है उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर उच्च किंतु गिरती हुई। ध्यान दीजिएगा, उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर, ठीक है ना, मृत्यु दर उच्च किंतु गिरती हुई, उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर, मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इसमें से जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा भाई? इसमें से सही उत्तर का हम लोग चयन करेंगे तो सही उत्तर है हमारा उच्च अचल प्रावस्था। एक बार ध्यान दीजिएगा, यदि आवाज़ आपको सही और या क्लियरिटी दिखाई दे रहा है तो कमेंट करिएगा। और भी हम प्रयास कर रहे हैं आपको ये अच्छा वीडियो दिखाई दे और सुनाई भी दे, ठीक है। थोड़ी सी भी नई व्यवस्था होने के कारण थोड़ा सा उसमें कुछ समस्या है, तो उस समस्या के लिए मुझे खेद है, ठीक है। फिर भी मैं सेटिंग में आपको प्रयास करूँगा। अब पूरा वीडियो दिखाई दे रहा होगा लगभग, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन के हम लोग और बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विशालतम महाद्वीप कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में है अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, विश्व में जनसंख्या, ठीक है ना, इस पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो जी हाँ, वो कौन है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में जनसंख्या के तीनों समूहों में जनसंख्या की दृष्टि से बृहत्तम कौन है? ठीक है ना, विश्व में जनसंख्या के तीनों महासमूहों में जनसंख्या की दृष्टि से कौन बृहत्तम है? ठीक है ना, क्या है भाई? कौन बृहत्तम है? आइए, बृहत्तम कौन है भाई? ठीक ना, एशियाई, यूरोपीय, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तभी जैसा कि पहले ही क्वेश्चन मिल चुका है, 3 समूह हैं। कौन कौन से भाई? एशियाई, यूरोपीय और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें से जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई? एशियाई जनसंख्या ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि चीन हम जानते हैं जनसंख्या में पहला स्थान था, लेकिन अब भारत हो गया है, ठीक है ना। तो चीन और एशिया, चीन, भारत, ये सबसे बृहत्तम जनसंख्या वाले हैं। वो कहाँ है? ये एशिया में है। इसलिए जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन होगा? एशिया होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यदि कहीं से क्लियरिटी नहीं होगी तो आप थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में संयुक्त राज्य अमेरिकी अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकांश जनसंख्या किस भाग में निवास करती है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है ना, यूएसए आप नाम सुने होंगे, ठीक है ना, उसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस भाग में निवास करती है? पश्चिमी भाग में निवास करती है, मध्यवर्ती भाग में निवास करती है, पूर्वी भाग में निवास करती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि हम लोग अमेरिका को ड्रा करें तो कुछ इस प्रकार से बनता है उस संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए, कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर 49 अंश की रेखा से यहाँ होता है डिवाइडेड, और यहाँ तो ये जो पूर्वी है क्षेत्र, इस क्षेत्र में अपलेशियन पर्वत, न्यूयॉर्क, जर्सी, ये सब इसके फेमस सिटी हैं, और वाशिंगटन डीसी। तो इस पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अमेरिका में निवास करते हैं। तो कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं भाई? पूर्वी क्षेत्र में निवास सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर है हमारा 7। ये छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन में देखिए, ध्यान देते हैं।
विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ठीक है ना। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, क्या रूस है, जापान है, नॉर्वे है या वेटिकन सिटी है? ठीक है ना। कौन सा है भाई? चलिए हम लोग उसको ध्यान देते हैं। बताइए कौन है? रूस है? जी नहीं, रूस तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो जो विश्व का सबसे छोटा देश होगा वहीं सबसे कम जनसंख्या होगी। तो स्वाभाविक से है जहाँ वेटिकन सिटी है वहीं सबसे कम जनसंख्या रहती है। ठीक है ना। तो कहाँ पर सबसे कम जनसंख्या रहती है भाई? वेटिकन सिटी में रहती है। कहाँ रहती है भाई? वेटिकन सिटी में रहती है। तो यही सबसे सटीक और सही उत्तर होगा, सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी की। ठीक है ना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देते हैं, युद्ध मतलब वार आदि कारणों से होने वाले जनसंख्या स्थानांतरण को किस वर्ग में रखते हैं? मतलब कोई देश है वह युद्ध के कारण, लड़ाई के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वह किस प्रकार का वर्ग है या किस कारण हम वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, कौन से कारण हो सकते हैं? क्या वह आर्थिक कारण हो सकता है, क्या वह राजनीतिक कारण हो सकता है, क्या वह प्राकृतिक कारण हो सकता है, क्या वह सामाजिक कारण हो सकता है? तो चलिए भाई, आर्थिक कारण से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं वह कमाई के लिए जाते हैं। ठीक है ना। मतलब उनकी आर्थिक मतलब धन पूंजी संपत्ति इकट्ठा करने, कोई व्यवसाय के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसके लिए जा रहे हैं? प्राकृतिक कारण जाते हैं। प्राकृतिक कारण का मतलब क्या होता है भाई? बाढ़ आ गया, आपदा आ गया, कोई ऐसी घटना होती जो एक स्थान पर जाते हैं। समाज के कारण, समाज का मतलब धार्मिक प्रक्रिया है ना, जातिवाद है, इसके कारण लोग जाते हैं। लेकिन राजनीतिक कारण क्या है? जब एक देश दूसरे देश से युद्ध करने लगते हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? राजनीतिक कारण के कारण, अर्थात जो युद्ध होता है उसमें राजनीतिक कारण एक स्थान से दो लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है। आप लोग इसको ध्यान समझिएगा, प्रश्न को पढ़ते चलिए, समझते चलिए। ठीक है ना। जहाँ आपको न समझ में आए वहाँ आप कमेंट कर बताएं और इसमें आपको सुधारने का प्रयास किया जाएगा और पुनः बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ भाई? ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों के बसने का कारण क्या है? ऑस्ट्रेलिया देख ही रहे हैं आप लोग, यूरोप भी देख रहे हैं। यूरोप भी एक महाद्वीप है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है, लेकिन इसमें दूरी बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इतना दूर लोग जा कर के क्यों बसने हैं? ऐसा क्या कारण है? ठीक है ना। तो उस कारण को हम लोग ढूंढते हैं। कारण क्या है भाई? हीरे और सोनों की प्राप्ति के लिए इतना दूर से यूरोप वासी क्या हीरा और सोना के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं? अगला कह रहा है क्या खनिज तेल की प्राप्ति के लिए गए हैं? अगला कह रहा है क्या युद्ध के लिए गए हैं? और अगला कह रहा है क्या कृषि करने के लिए। ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोग किस कारण गए हैं? स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है कि हीरा और सोने की प्राप्ति के लिए गए हैं। इसलिए विकल्प सही यही होगा, ए वाला, हीरे सोने की प्राप्ति के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है और इस 9वें क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, महाद्वीप के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई? एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है। आइए ध्यान देते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, महाद्वीप के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले स्थानांतरण को क्या कहते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश। दूसरा है अंतर महाद्वीपी, महाद्वीप के अंतर्गत। तीसरा है अंतर्देशी और अगला है स्थानीय। स्थानीय तो हो ही नहीं सकता। अंतर्देशी, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना। अंतर्देशी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर महाद्वीपी, महाद्वीप के भीतर। ठीक है ना। अंतर महाद्वीपी जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं। ठीक है ना। ये जो वर्ड लिखा है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशी, ये दोनों एक ही वर्ड जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें से अंतर्राष्ट्रीय ही सबसे सटीक उत्तर होगा, जो एक देश से दूसरे देश में स्थानांतर करते हैं। स्थानांतर का मतलब आवागमन, आते या जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रवसन या प्रवास। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन के ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आर्थिक स्थिति एवं
उपयोग के आधार पर मकानों का वर्गीकरण किस भूगोलवेत्ता ने किया है, किस विद्वान ने दिया है, ठीक है ना। पहले ध्यान देते हैं किस विद्वान ने दिया है, ठीक है ना। क्या मार्गरेट लेफर ने किया है, क्या हर्टिंगटन ने किया है, क्या डिमांजिया ने किया है, क्या ब्रुन्स ने किया है। लेकिन ध्यान देंगे हम लोग आर्थिक स्थिति, मतलब घर को बनाने में आर्थिक मतलब पूंजी संपत्ति पर के आधार पर वर्गीकरण करने वाले डिमांजिया ही हैं, जो आर्थिक स्थिति के आधार पर मकान का वर्गीकरण किए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा यदि हमारी आवाज़ में कुछ समस्या है, बोलने में भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको कमेंट करके बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। और आपका हमारे ऊपर जो कमियां को अवगत कराएंगे तो आप हमारे लिए बहुत ही सुपर और बेस्ट होंगे, ठीक है ना। और हम जब भी आप वीडियो बनाएं तो इससे बेस्ट और अच्छा होगा, तो इस कमियों को आप बताने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन के हम लोग और बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहते हैं। मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहते हैं। क्या विडाल डी ला ब्लास को कहते हैं, दूसरा नंबर एल्सवर्थ हर्टिंगटन को कहते हैं, अगला है वान हम्बोल्ट को कहते हैं, अगला जीन ब्रुन्स को कहते हैं। जी हाँ, मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहते हैं, ठीक है ना। मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहते हैं। यदि इसमें एक ऑप्शन और दिया होता फ्रेडरिक रेटनजेल तो वो होते, लेकिन यहाँ पर मानव भूगोल के जन्मदाता कौन होंगे, वान हम्बोल्ट, अन्यथा इनका नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है ना। क्या नाम भाई, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल के जन्मदाता इसमें वान हम्बोल्ट होते। यदि दिया होता यदि इसमें दिया होता फ्रेडरिक रेटजेल तो फ्रेडरिक रेटजेल होते। तो ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से फ्रेडरिक रेटजेल ही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आधुनिक भारत के भूगोल के जन्मदाता अलेक्जेंडर वाला हम्बोल्ट हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है मानव भूगोल में इनका सराहनीय कार्य रहा है, इसलिए ये यहाँ पर मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का विषय वस्तु क्या है। मानव भूगोल क्या मानव के बारे में अध्ययन करता है, क्या वातावरण के बारे में अध्ययन करता है, या वातावरण मानव दोनों के बारे में अध्ययन करता है, या मानव एवं वातावरण के मध्य में जो परिवर्तनशील संबंध है उसके बारे में अध्ययन करता है। जी हाँ, जो मानव भूगोल है वह मानव एवं वातावरण के मध्य में परिवर्तनशील संबंध के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल का संबंध किस देश से है। इनका पूरा नाम है कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल का संबंध किस देश से है। तो चलिए भाई ध्यान देते हैं, इनके गुरु फ्रेडरिक रेटजेल हैं, जो मानव भूगोल के जन्मदाता माने ही जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप पूर्व में देखें क्वेश्चन है जो हम्बोल्ट दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि फ्रेडरिक रेटजेल का नाम उसमें नहीं था। अब ऐसे स्थिति में ये कहाँ के थे, फ्रांस की थी, या जर्मनी की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की थी, या ग्रेट ब्रिटेन की थी, ठीक है ना। तो कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल किस देश की निवासी हैं, वह संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है, किसने कहा है, या किस भूगोलवेत्ता का कथन है। फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसलिए कथन को जानना जरूरी है, ठीक है ना। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। लिखा गया है कि क्रियाशील मानव गतिशील पृथ्वी के मध्य के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है, या किस भूगोलवेत्ता का कथन है।
एल्बर्ट हटिंगटन हैं, जीन ब्रून्स हैं, कुमारी सैम्पल हैं, फ्रेडरिक डेजेल हैं। तो कौन है भाई? तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, कौन इसके कथन किसका है? ये कथन है कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल का। ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। व्यवहारिक नियतवाद के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक नियतवाद के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? क्या वह जीन ब्रून्स थे? क्या वह हटिंगटन थे? क्या वह जॉर्ज टैथम थे? क्या वह कार्ल सावर थे? इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। व्यवहारिक नियतवाद, ठीक है ना। आप ये भी एक टॉपिक चलता है मानव वातावरण का संबंध, जिसमें नियतवाद या निश्चयवाद या पर्यावरणवाद होता है। ये जर्मनी के लोगों द्वारा प्रकृतिवाद में विश्वास करने पर निर्भर है। दूसरा फ्रांस के लोगों द्वारा प्रसंभववाद है, वहाँ पर विडाल डी लाप्लास, लुसियन फेब्रे इसके अनुयायी हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। फिर आगे है रुको और जाओ, नव निश्चयवाद और नियत निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर द्वारा है। ठीक है ना। इसका प्रसंभववाद है HKP स्पेट हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्यवहारिक नियतवाद। तो व्यवहारिक नियतवाद के प्रथम प्रतिपादक कौन है? जीन ब्रून्स हैं, हटिंगटन है, जॉर्ज टैथम है या कार्ल सावर हैं? तो यह सही उत्तर है जॉर्ज टैथम है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है एशिया के लोग विचारवान तथा बुद्धिमान होते हैं, परंतु उनमें उत्साह की कमी होती है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये लंबी अवधि तक गुलाम रहे हैं। ये कथन किसका रहा है? क्या यह रूसो का है? क्या यह बोदिन का है? क्या यह अरस्तू का है? क्या यह हटिंगटन का है? ध्यान समझिएगा। एशिया के लोग विचारवान एवं बुद्धिमान होते हैं, परंतु उनमें उत्साह की कमी होती है, इसलिए वे लंबी अवधि तक क्या रहे हैं? गुलाम रहे हैं। ये कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। ठीक है ना। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, जी हाँ, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक या ग्रंथ के लेखक कौन है? भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल, ठीक है ना, के लेखक कौन है? भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव के लेखक कौन है या नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज टैथम है, कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल हैं, वंकिल हैं या लॉ फेंचर हैं? तो यह कौन है भाई? कुमारी एलन चर्चिल, अर्थात बी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमंडल पर क्रियाशीलता अथवा परिवर्तन के सिद्धांत में निम्न में से कौन तत्व सहयोगी नहीं है? ध्यान, भूमंडल पर क्रियाशीलता अथवा परिवर्तन के सिद्धांत में निम्न में से कौन सहयोगी नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी की आभ्यंतरिक शक्तियाँ, दूसरा गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ, तीसरा सौर शक्तियाँ, चौथा पार्थिविकता। तो आपको कुछ सिद्धांत मिलेंगे मानव भूगोल में। पार्थिव एकता का सिद्धांत, ठीक है ना, सक्रियता का सिद्धांत। इसमें पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है यह मानव भूमंडल पर क्रियाशील परिवर्तन के सिद्धांत में महत्वपूर्ण सहयोगी है। ठीक है। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ह्रास एवं बुद्धि, ये मानवीय घटनाएं समस्त पार्थिव घटनाओं की भांति कभी भी स्थिर नहीं रहती है। किस विद्वान का कथन है? फिर से ध्यान दीजिएगा। ह्रास बुद्धि, ध्यान दीजिएगा। कौन सा भाई? ह्रास एवं बुद्धि, मानवीय घटनाएं पार्थिव घटनाओं, ठीक है ना, समस्त पार्थिव घटनाओं की बात कभी भी स्थिर नहीं रहती है। किसने कहा है? क्या हमबोल्ट ने कहा है? क्या जीन्स ब्रून्स ने कहा है?
क्या ब्लास ने कहा है? क्या रेटजिल ने कहा है? जी नहीं। किसने कहा है? यह तो जिन ब्रून्स ने कहा है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मकानों के निर्माण में स्थानीय सामग्री का, ध्यान दीजिएगा, मकानों के निर्माण में स्थानीय सामग्री का सर्वाधिक उपयोग होता है। किसका होता है? मकान का निर्माण में स्थानीय सामग्री में क्या होता है? लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक ना, खपड़ेल हो गया, ये सब किसका कहाँ उपयोग है? क्या महानगरों में होता है? जी नहीं। नगरों में होता है, गाँवों में होता है, कहीं भी नहीं। भाई मकान बनेगा तो कहीं तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं ना हो। तो स्थानीय सामग्री, स्थानीय मतलब लोकल सामग्री कहाँ उपयोग किया जाता है? भाई गांव में किया जाता है। ठीक है ना, ये तो इजीली क्वेश्चन है, आप समझ रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और आज 21वें नंबर का क्वेश्चन, और 21वें नंबर कह रहा है कि सबसे छोटे आकार के ग्रामीण अधिवास को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं, पूर्वा कहते हैं, बाजार कहते हैं, कस्बा कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं भाई? तो हम लोग जानते हैं ग्राम मतलब गांव बड़ा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्वा, टोला, मोहल्ला सब नाम सुने होंगे। तो जो सबसे छोटा होता है वह कौन सा होता है? पूर्वा होता है। ठीक है ना, आज हम लोगों ने 21 जो हम लोग की बोहनी रही है, शुरुआत रही है, वह 21 प्रश्नों से रही है। और यह 21 प्रश्न आपके लिए कम से कम अभ्यास करते हैं तो अब 21 प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखेंगे तो यह आपको अवश्य ही कामगार साबित होगा। और यह अभ्यास करेंगे आप कई बार तो आपको और ही सफलता की ओर ले जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लाइक करिएगा। इस भाई का प्रयास आपके लिए बहुत ही अच्छा हो तो आप इसके हौसले बढ़ाने के लिए लाइक तो आप ज़रूर करें, साथ साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर सब्सक्राइब करने का प्रयास भी कराइएगा। और यह वीडियो यदि कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए, इसमें हम सुधारने का प्रयास करेंगे। आज बस 21 प्रश्न ही, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।